हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, से पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेलों का संयोजन। हम सभी जानते हैं कि सेलों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात ये आती है बच्चों कि सेलों को आखिर संयोजित करने की हमें आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। आप में से टीवी के रिमोट में सेल किस किस ने डाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले तो ये बताइए कि टीवी के रिमोट में कितने सेल डलते हैं। कमेंट करके बताइए कितने सेल डलते हैं। सर 2 सेल डलते हैं। और ये इस टाइप के पेंसिल सेल डलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि टीवी के रिमोट में एक सेल को डालकर आप रिमोट से टीवी को चालू करिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेल होता है ये 1.5 वोल्ट का आता है और टीवी का जो रिमोट रहता है वो अप्रोक्स 3 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हमें 2 सेल लेना है और दोनों को श्रेणी क्रम में हम जब संयोजित करेंगे तब हमें आवश्यकता अनुसार विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम पहला सेल लेते हैं। पहले सेल का बड़ा वाला डंडा हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और छोटा वाला क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब ये पहला जो सेल है इसके दो सिरे हैं, पहला सिरा दूसरा सिरा। दूसरे सिरे माने ऋण इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के धन इलेक्ट्रोड से हमें जोड़ देना है। इसके बाद इसी प्रकार से अन्य सेलों को भी हम जोड़ते जाते हैं और यहां पर एक और सेल लेते हैं। इसका ये हो जाएगा धन इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड। अब पहले सेल के धन इलेक्ट्रोड और अंतिम सेल के ऋण इलेक्ट्रोड के बीच में एक लगा देते हैं प्रतिरोध और इस प्रतिरोध को नाम दे देते हैं R। अब बच्चों, पहले सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम रखते हैं E। ठीक है, सभी सेलों के विद्युत वाहक बल को हम E रख देते हैं। देखो 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था, जैसे इस प्रकार के सेलों को जब आप श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या रहने वाला है? E रहने वाला है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E, इस सेल का विद्युत वाहक बल E, और इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजित सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो E रहने वाला है। तो आप आवश्यकता अनुसार n बार मतलब n टाइम ऐसे सेलों को जोड़ सकते हो। n मतलब क्या? नंबर ऑफ सेल। अब जो पहला सेल है, पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध को अपन ले लेते हैं स्मॉल r। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको भी अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल r। और अंतिम सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको भी अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल r बोलेंगे। ठीक है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से जाके वो वीडियो देख लेना। अब आप चित्र की थ्योरी कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे मानक चित्र अनुसार n सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रथम सेल के ऋण इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के धन इलेक्ट्रोड से जोड़ा है और इसी प्रकार अन्य सेलों को भी जोड़ते जाते हैं और अंत में पहले सेल के धन इलेक्ट्रोड और अंतिम सेल के ऋण इलेक्ट्रोड के बीच में एक लगा देते हैं हम प्रतिरोध। परिपथ में I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब बात ये आती है कि सर ये बाह्य प्रतिरोध क्यों लगा दिया? बाह्य प्रतिरोध R का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आप लगा सकते हो, जैसे ट्यूबलाइट है, विद्युत बल्ब है या एटसेट्रा जो भी आप लगाना चाहो। तब बच्चों, प्रत्येक
सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E। ठीक है, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E है। तो कुल सेलों का विद्युत वाहक बल परिपथ में जुड़े सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, NE। कितने सेल लगे हैं बच्चों, N सेल लगे हैं। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो सभी सेलों के विद्युत वाहक बल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे 10 लगे होते तो यहाँ पे 10E आ जाता है। N का मतलब क्या है, नंबर है। तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बराबर, इसको क्या लिखोगे, NR। जब सेल जुड़ रहे हैं तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएंगे, तो बराबर क्या लिखोगे, NR। तथा परिपथ का बाह्य प्रतिरोध बराबर क्या लिखोगे, कैपिटल R। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है, और आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं, स्मॉल r है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, सो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, कैपिटल R है बाह्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल R, प्लस हो जाएगा NR है आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ पे आ जाएगा NR। तब बच्चों इसके बाद आपको लगा देना है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है बच्चों, V बराबर IR। I के बराबर करोगे कितना आ जाएगा, V बटे R। तो यहां पर हो जाएगा कुल विद्युत धारा, तब यहां पर हो जाएगा विद्युत धारा बराबर, V का मतलब क्या है, विभवांतर, लेकिन यहां पर विभवांतर की जगह है विद्युत वाहक बल, तो यहां पे आ जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अब यहां पर विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित कर देते हैं। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल है NE, सो यहाँ पे आ जाएगा NE, और बटे कुल प्रतिरोध अपने पास कितना है, R प्लस NR, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस NR। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की दो स्थितियां होती हैं, दो विशेष स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है यदि NR लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध हैं, ठीक है, इनका मान बहुत कम है कंपैरिजन टू बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है। तब ये मान अगर अपन इस सूत्र में रखें तब बन जाएगा ये I बराबर, यहां पर हो जाएगा कितना, NE, और अपॉन हो जाएगा, ये तो अपन इसकी उपेक्षा करेंगे तो आ जाएगा R। अब बच्चों आप सभी को पता होगा कि E बटे R होता है विद्युत धारा, तो यहां पे आ जाएगा I बराबर N गुणा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो इसी प्रकार बच्चों यदि बाह्य प्रतिरोध की तुलना में सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है तो इस संयोजन में, मतलब सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा की n गुनी होती है। मतलब ये वाला जो संयोजन है इस कंडीशन में, इस स्थिति में काफी लाभप्रद होता है, अपन को n टाइम धारा मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर
जैसे मान लो अपन ने 10 सेल लगाए श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। क्लियर है क्या? अब क्या करते हैं, बच्चों दूसरी स्थिति हो जाएगी, सेकंड स्थिति हो जाएगी इफ, माने यदि r लेस देन एन आर, इस सूत्र में अपन मान रखें, तब ये बन जाएगा, देखो I बराबर एन ई अपॉन, अब यहां से किसको उपेक्षा करना है अपन को, R की उपेक्षा करना है। ठीक है, R का मान क्या है, बहुत कम है, और एन आर मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा है, तब यहां पर आ जाएगा एन आर आ जाएगा। सो एन से एन कट जाएगा, सो I बराबर क्या हो जाएगा, एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तब बच्चों इस संयोजन का कोई मतलब नहीं लगेगा, क्योंकि भले ही यहां पर आपने 100 सेल लगा दिए हो श्रेणी क्रम में, लेकिन बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो यहां पर जो हमें धारा मिलने वाली है वो एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर मिलने वाली, भले ही यहां पर कितने भी सेल लगे हों। तो यहां पर इस प्रकार के संयोजन से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बच्चों बात करते हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन पर। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक फर्स्ट सेल लिया, सेल का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और सेल का ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इसके बाद दूसरा सेल लिया, समांतर क्रम में रख दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध r। इसी प्रकार से अन्य सेलों को भी हम लेते जाते हैं। ठीक है, और ये अंतिम सेल हो गया ये R, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल r। अब इन सभी सेलों के धन इलेक्ट्रोड को एक बिंदु से तुम्हें कनेक्ट कर देना है ऐसे, और इस बिंदु को नाम दे देना है A, और सभी सेलों के ऋण ध्रुवों को, ठीक है, ये ऋण और ये ऋण, इन सभी को एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट तुम्हें कर देना है, और इसको बोल देना है क्या, बी पॉइंट बोल देना है। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, ए और बी के बीच में हमें एक प्रतिरोध लगा देना है। सो परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, ये यहां से धाराएं आएंगी, और यहां पर हमें कुल धारा कितनी मिलेगी, आई मिल जाएगी। अब हमें ये लाभप्रद होगा कि नहीं होगा, ये अपन को कैलकुलेशन से पता चलने वाला है। इस बाह्य प्रतिरोध को अपन बोल देते हैं R। अगर अब आपको याद हो कि जब अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, तो उस समय पे हमने देखा था कि प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर था वो एक समान था। तो वही बात यहां पर भी लगने वाली है कि सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है ई ई ई, ये एक समान रहने वाला है। जैसे अभी अपन ने श्रेणी क्रम में क्या लिखा था, एन ई, यहां पर रहेगा ई। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या रखना है अपन को, ई रखना है। ठीक है, एन ई नहीं रखना है, जोड़ना नहीं है। श्रेणी में जो विद्युत वाहक बल है वो जुड़ के एन ई हो जाता है, जबकि समांतर में यहां पर ई ही रहेगा। तथा परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/r डैश। ठीक है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन किया था तो सूत्र क्या बना था, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर क्या है, सभी सेलों के जो प्रतिरोध हैं वो r है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसा कितने बार, n बार। ठीक है,
सो बराबर कितना हो जाएगा 1/r' इक्वल n अपॉन हो जाएगा r। अगर हम इसको r के बराबर r' के बराबर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंचेगा r और अपॉन आ जाएगा n। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध तो इसके साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, r' के साथ बाहर वाला प्रतिरोध भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये r आ जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको और आगे लिख सकते हैं, r' का मान कितना है, r अपॉन n प्लस हो जाएगा कितना, कैपिटल R। सो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध है और ये परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है। अब सीधा सीधा अपन क्या करते हैं, ओम का नियम लगा देते हैं। ओम के नियमानुसार परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। सो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E है अपने पास और अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है अपने पास, R अपॉन N प्लस कितना हो जाएगा R। सो इतने को अपन सॉल्व कर लें। सो जब इतने को अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, R अपॉन N प्लस R अपॉन यहाँ पर 1 कर देते हैं। सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, N आ जाएगा। अब यहाँ से 1 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा R प्लस N कैपिटल R। सो वैल्यू रखेंगे तो ये मिलने वाला है कितना, I इक्वल E अपॉन कितना आंसर आया R या NR प्लस R अपॉन कितना हो जाएगा N। सो ये N ऊपर जाएगा, सो कितना आ जाएगा I इक्वल NE अपॉन कितना हो जाएगा NR कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो बच्चों ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के लिए व्यंजक है या सूत्र है। अब इसकी भी बच्चों दो स्थिति रहती है। नंबर 1, यदि NR लेस देन कैपिटल R, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा है और जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान कम है, तब ये हो जाएगा I बराबर यहां पर आ जाएगा NE, ठीक है, अपॉन कितना, R को अपन को ज्यादा रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा NR और आंतरिक प्रतिरोध की करना है अपन को उपेक्षा। NR का मान क्या है, काफी कम है, तब यहाँ पर N से N कैंसिल हो जाएगा। सो I बराबर कितना आ जाएगा E अपॉन R। सो I बराबर क्या होगा, एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। मतलब इस कंडीशन में ये जो संयोजन है वो कोई लाभप्रद कार्य नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो जितनी भलाई आपने कितने ही सेल जोड़े हैं लेकिन अपन को जो धारा मिल रही है वो एक सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के तुल्य मिल रही है, तो कोई काम का संयोजन ये नहीं रहेगा। अब दूसरी कंडीशन अपनी ये बन जाएगी, यदि R लेस देन N स्मॉल r। अब ये कंडीशन अपन इसमें लगा के देखें तब क्या हो जाएगा, I इक्वल यहां पर आ जाएगा NE अपॉन इसकी जो NR है इसकी अपन उपेक्षा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, R आ जाएगा। अब E अपॉन R जो है वो विद्युत धारा के बराबर होता है, ठीक है, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, I इक्वल कितना, E अपॉन R, ये होता है ओम का नियम। तो यहां पर हो जाएगा I बराबर N इंटू एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। मतलब हमें जो धारा मिलने वाली है वो एक N टाइम एक सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की। मतलब जैसे अपन ने 50 सेल लगाए तो यहाँ पर आएगा 50, मतलब 50 गुणा एक सेल से बहने वाली विद्युत धारा।
मतलब यहाँ पर ये जो संयोजन है इस कंडीशन में कैसा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।